टॉक सॉल्यूशन समाधान पर चर्चा में आपका स्वागत है। ये है हमारा नया पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट में हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो आपके, मेरे, हर नागरिक के मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर बात करके हम कुछ कोशिश करेंगे समाधान निकले, जिससे हम सरकार को, उन लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचा पाएँ जो हमारे लिए नीतियां तय करते हैं, जो हमारे लिए गवर्नेंस में काम करते हैं और जिससे उन उन नीतियों का हमारे ऊपर एक नागरिक के तौर पर सीधा असर पड़ता है। महिलाएं, किसान, युवा और गरीबी, या वो लोग जो गरीब तबके में आते हैं, और मजदूर। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने जैसा कुछ महीनों पहले कहा कि पिछले जैसे हमने 5 राज्यों के चुनाव देखे 2023 में, उस समय कास्ट का, जाति का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया अपने चुनावी भाषणों में राहुल गांधी की तरफ से, और बाकी राजनीतिक पार्टियों ने भी कास्ट सेंसस की बात करी। उसी उसी एक चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सिर्फ 4 जातियां हैं, जिसका जैसे कि अभी आपने वीडियो में सुना। और वहीं जब हम 2024 के लोकसभा के जो चुनावों के जो प्रचार में जो बोला जा रहा है, उसमें राहुल गांधी जो अपनी न्याय यात्रा पर निकले हैं, उन्होंने इनको 4 जातियां नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी इस न्याय यात्रा में महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, अपने मजदूरों को और गरीब भाई बहनों को, परिवारों को न्याय नहीं देते, तब तक हम अपने देश को मजबूत नहीं बना सकते। तो अगर देखा जाए तो जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 4 जातियों में, 4 श्रेणियों में बांटा, महिला, किसान, युवा और गरीब तबके के लोगों को, वहीं राहुल गांधी ने इन 4 श्रेणियों को न्याय से जोड़ दिया। तो बात कहीं ना कहीं वही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं इनको सशक्त बना सकेंगे तभी जब हम इन 4 जातियों पर को अलग अलग तरीके से सशक्त करें, तो देश हमारा मजबूत होगा। वही बात अगर राहुल गांधी को कहते, वो कहते हैं जब हम न्याय देंगे इनको, तब हमारा देश सशक्त होगा। तो अगर हम इस बात को इस तरीके से समझें कि हम चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या हम एक वोटर को इन श्रेणियों में बांट कर देखें? महिला को एक अलग श्रेणी में, किसान को एक अलग श्रेणी में, युवाओं को एक अलग श्रेणी में, जो गरीब तबका है उसको अलग श्रेणी में। तो हमने वोटर्स का जो वोट बैंक का बंटवारा किया, और हमारा एक पॉलिटिकल एक लक्ष्य है, एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स अगर हम कहते हैं, तो क्या हमें वोटर को इन श्रेणियों में बांट कर देखना सही है, या फिर हमें अपने चुनाव में, जो हम चुनाव में जाएं और जो वोटर अपना वोट डालने जाए, तो वो चुनाव क्या इन श्रेणियों के आधार पर करे कि इनको सशक्त करना है, या वो एक वोटर ये सोचकर जाए कि एक डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात होनी है। डेवलपमेंट के मुद्दे पर क्या है? हमारे एजुकेशन, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज से निकलने के बाद युवाओं को उनकी स्किल के अनुसार उनको रोजगार मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। और अगर किसान है तो किसान का डेवलपमेंट, उसकी खेती की ओवरऑल डेवलपमेंट से हम देखते हैं, जो कि किसानी को हम एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री भारत देश में माना जाता है। या गरीब तबके को ऊपर उठाना है तो वो भी तो डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो जब आज हमारी चर्चा का विषय आप समझ गए होंगे, यही है कि ये जो मुद्दे हैं, जो श्रेणियां हैं, जातियां, जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, और राहुल गांधी जो कहते हैं कि हमें इन श्रेणियों को न्याय दें, सशक्तिकरण हो, तो सशक्तिकरण, डेवलपमेंट के मुद्दे और वोट बैंक, इन सबको आज अगर हम समझें तो कैसे समझेंगे, ये हमें चुनाव में जाने से पहले समझना एक वोटर की तरह बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ आज हैं डॉक्टर बॉबी लूथरा सिन्हा, जो एक सोशल साइंटिस्ट हैं, सामाजिक साइंटिस्ट हैं। सोशल साइंस की उन्होंने पढ़ाई करी है, वो पॉलिटिकल साइंस की भी पढ़ाई करी है उन्होंने, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि हम डेवलपमेंट, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और इन श्रेणियों में बांटकर सशक्तिकरण की बात करती हैं, तो देश के सशक्तिकरण को कैसे जोड़ सकते हैं, और वोटर वोट डालने जाए तो अपने आप को इन श्रेणियों में बांट कर जाए या इन डेवलपमेंट के मुद्दों को देखकर जाए। वेलकम डॉक्टर बॉबी लूथरा सिन्हा, और आपका एक पर्सपेक्टिव जानकर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपका जो सवाल है वो आज शायद हमारे पूरे भारत के लिए बहुत अहम सवाल है।
कुछ जो चर्चा के मुद्दे आपने पकड़े हैं, इनको समझ लेना और एक प्रैक्टिकल तौर से समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमने श्रेणीकरण किया है, ये जो हमने वर्गीकरण किया है अपने समाज का, शायद हमने 2 तरह का कैलकुलेशन लगाया है। एक तो ये कि ये सामाजिक हिस्सा, ये सामाजिक वर्ग जो हैं, इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरतें हैं, इनकी सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हैं, और दूसरा ये कि ये काफ़ी की तादाद में जैसे महिलाएँ हैं, वोट देने आएँगी और एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तो दोनों ही तरफ से हमने एक पॉलिटिकल एंग्ज़ायटी दिखती है, इस वर्गीकरण में। राजनीतिक क्षेत्र में पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी एंग्ज़ायटी है कि उनको कितने वोट चाहिए, उनको वोट मिलना चाहिए और ताकि वो सरकार बना सकें और फिर से राज्य कर सकें। और जो पॉलिटिकल जो वोट बैंक है, जो हमने इन श्रेणियों में हमने विभाजन किया है जिनका, उनकी अपनी एक अलग एंग्ज़ायटी दिखती है। तो ये ज़रूरी भी था शायद इस एंग्ज़ायटी को पहचानना। तो दोनों तरफ ने, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पहचाना है, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे वर्ग भी पहचानें इस एंग्ज़ायटी को। बॉबी जी, मैं इस तरीके से समझना चाहूँगी कि आप कह रही हैं कि एंग्ज़ायटी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स की है। और अगर देखिए, ये बात तो सही है, क्योंकि अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हमारे पास कुछ हैं, उसमें ये है कि 2024 के जो हमारे इलेक्शंस होंगे, उसमें जो महिलाओं की जो एज़ अ वोटर जो भागीदारी होगी, वो पुरुषों से के मुकाबले 49% 49% है ये महिलाओं की भागीदारी एज़ अ वोटर, एज़ अ वोट बैंक। तो ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो वो समझ में आता है। और जो है, हमने 2023 के जो हमारे 5 राज्यों के जो हमने चुनाव देखे, वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी एक बहुत बड़ा एक वोट बैंक था। तो वहाँ समझ में आता है कि जैसे अभी हमारा महिला आरक्षण बिल जो आया, जो बहुत टाइमली था वोट बैंक के हिसाब से। पर हमारा एक सवाल, हमारा चर्चा यहाँ पर ये है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है महिलाएं। अभी हम महिलाओं की बात करते हैं, और 2029 के लिए जो हमारे पास कुछ डेटा आए हैं, वो ये कि 2029 में महिला जो वोटर होगी भारत में, वो पुरुषों से आगे वो चली जाएगी। महिला वोटर पुरुष संख्या से ज्यादा होगी। तो अगर हम देखा जाए तो ये एंग्जाइटी नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति दिखाई देती है कि महिला वोटर एक बहुत मजबूत वोटर है, बड़ा डेडिकेटेड वोटर है, बड़ा इमोशनल वोटर है, और वो कहीं खिसकने वाला नहीं। तो हम पिछले कुछ टाइम से हम देखते हैं कि जैसे उज्ज्वला योजना आई, महिलाओं से टारगेटेड थी। जो लाडली बहना योजना आई, वो महिलाओं से टारगेटेड थी। या ट्रिपल तलाक जो हमारा का जो मसला हमने हल किया, वो भी महिलाओं से जुड़ा हुआ था। तो हमने कैटेगरीज विद इन कैटेगरीज बांटी हैं कि महिलाएं बहुत बड़ा वर्ग, महिलाओं में भी पिछड़ी महिलाएं जो गांव में रहती हैं या मुस्लिम महिलाएं हैं। तो टारगेट तो पॉलिटिकल पार्टीज का महिला वोट बैंक पे है। लेकिन हमारा चर्चा का विषय ये है कि क्या जब हम वोट में जाएं, वो भी जनरल इलेक्शन में जब हम जाते हैं, तो वहां पर हम क्या अलग अलग कैटेगरीज के वोटर को बांटे। वो पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो महिलाओं का सशक्तिकरण क्या इससे होगा? हम महिला सशक्तिकरण से देश के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला न्याय से देश के सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो अगर एजुकेशन होगी, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट होगा, तो रोजगार में कन्वर्ट होगा ही होगा। हमारी अगर लॉ लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, तो कहीं ना कहीं महिला काफी हद तक सशक्त होगी। पढ़ाई लिखाई है तो उसको रोजगार मिलेगा, तो सशक्त होगी। हमारा युवा भी सशक्त होगा। तो हम डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर सकते? क्या ये जरूरी है? ये मुझे लगता है कि हम ज्यादा जरूरी नहीं है क्या इस समय बात करना? इसको कैसे समझें? ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी तो है ही ये बातें करना, लेकिन जब हम बोलते हैं कि एक सोशल एंग्ज़ायटी या पॉलिटिकल एंग्ज़ायटी है, वो ये है कि हम वोट किसको दें और क्यों दें? क्या हमें कोई हमें हमारा रुझान किसकी तरफ होगा और क्यों होगा? और ये उत्तरदायित्व की भी बात है डेमोक्रेसी में, क्योंकि हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज़ करने जा रहे हैं, और बहुत बार कहा जाता है कि जब वो फैसला गलत हो जाता है, तो कहा जाता है दैट पीपल गेट व्हाट दे डिज़र्व। तो ये हम लोगों का भी मसला है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की एंग्ज़ायटी ये है कि किस तरह से इतने बड़े वोट बैंक को हम अपनी तरफ आकर्षित कर लें, और
कैसे करें? तो जैसे आपने कहा कि एक कॉन्क्रीट रियलिटी है अबाउट द चेंजिंग वोटिंग लेट अस से द चेंजिंग इलेक्टोरेट, द चेंजिंग आइडेंटिटी ऑफ द इलेक्टोरेट। तो सबसे पहली बात है कि सोशल मुद्दे कहाँ गए? हमारे इस इलेक्शन के वार्तालाप में, इस चर्चा में, इन अनाउंसमेंट्स में हमारे सोशल मुद्दे कहाँ हैं? और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट के जो मान लीजिए बेसिक स्टेप्स हैं या जो विश्व भर के आंकड़े हैं, वो हमें क्या बताते हैं कि सशक्तिकरण एम्पावरमेंट से होगी। और एम्पावरमेंट कैसे होगा? एम्पावरमेंट मान लीजिए हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम एम्पावरमेंट माने कि हमारा हक है कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आ सके एज वुमेन आगे। तो वो तो हमने पहले ही 5-6 साल उस निर्णय को आगे कर दिया। इसका मतलब है उधर उधर जाने का अभी हमारा इरादा नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी रेडिकल डिसीजन। आपको अपने जो मेल पेट्रियार्क्स हैं उनकी अनुमति चाहिए होगी और आपको बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं मान लीजिए जिन्होंने जो विकास का वार्तालाप और जो विकास को बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, उन्होंने 50% रिज़र्वेशन कर दिया है, चिली फॉर इंस्टेंस। और अगर साउथ एशिया में भी देखेंगे आप तो काफ़ी तादाद में अभी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने का ज़ोर पकड़ा, लेकिन हमारे इंडिया में उसको अभी आगे कर दिया गया है। तो ब्र इस बात को अगर हम ना भी इस बार समझें और माने कि एक फ्यूचर प्रॉमिस है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट भी सशक्तिकरण का तो जब हम बॉबी जी, मेन इसीलिए मैं आपको एक मिनट बीच में अगर मैं बोलूँ, तो सबसे पहले शायद हमें यही समझना ज़रूरी है कि एम्पावरमेंट है क्या? डिफाइन कैसे करें? समझें क्या? कैसे? कि एम्पावरमेंट तो ये नहीं है कि हमने 33% महिलाओं को हमने पार्लियामेंट में भेज दिया। ठीक है, वो आगे आगे हमने जब होगा तब होगा, ठीक है, लेकिन 33% रिजर्वेशन महिलाओं को पार्लियामेंट में देने से एक ओवरऑल सशक्तिकरण कैसे होगा? और हम समझे कैसे? इसको अगर आप थोड़ा-सा इस पे समझाएँ, अगर हम एक आम नागरिक की तरह समझें कि अगर महिलाओं का सशक्तिकरण कैसा है, किसानों का कैसा है, युवाओं के लिए क्या है, एक लेबर क्लास के लिए या गरीब तबके के लिए सशक्तिकरण क्या है, तो हम क्या एक पैमाना क्रिएट कर सकते हैं वोट डालते टाइम, या फिर उसको फिर अलग-अलग हमें वर्गों में बाँटना ही पड़ेगा? कैसे समझें सशक्तिकरण को? तो शक्तिकरण को समझने का एक मान लीजिए स्टेप वाइज अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी हमें। तो इसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट आएगा, इसमें एजुकेशन आएगा, हेल्थ आएगा और गरीबी से निकलने की जो समस्याएं हैं उनका समाधान आएगा। तो अगर हम गरीबी को ही देख लें, गरीबी महिलाओं में भी है और गरीब परिवारों में जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड मानी जाते हैं। तो गरीबी कैसे हटेगी? गरीबी का भी हटाने का आज बहुत बड़े आँकड़ों एक उन्होंने हमें इंडिकेटर्स दे दिए हैं। तो पहले मान लिया जाता था कि गरीबी रेखा के ऊपर हैं या परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो लेकिन अब उन्होंने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बना दिया है। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आपके घर में इंजन होना, फ्यूल होना भी इंक्लूडेड है, घर होना तो इंक्लूडेड है ही, सैनिटेशन भी इंक्लूडेड है। लेकिन इसके साथ-साथ बिजली होना, पानी होना, बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हैं, जिनके बिना हम गरीबी को पार जो ना हो तो हम गरीबी को पार नहीं कर पाते हैं। तो अगर अब इस इंडेक्स में हमारा उन्होंने बैंक अकाउंट्स इंडिया में जोड़ दिया है और साथ ही साथ में उन्होंने असिस्टेड बर्थ्स को जोड़ दिया है। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो बोल रहे हैं कि इससे शायद एक आर्टिफ़िशियल मान लीजिए एक होप क्रिएट हुआ है या एक आर्टिफ़िशियल डेटा बना है कि बहुत सारे लोग गरीबी से बाहर आ गए क्योंकि बैंक अकाउंट्स बन गए सबके। सो जो सरकार है वो बोल रही है कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक हिस्सा है। लेकिन जो गरीबी के अहम मुद्दे हैं वो कैसे सॉल्व होंगे? स्कूल होना, स्कूल में बच्चों का पढ़ाई कर पाना, इसमें हमारे युवा भी आएँगे, इसमें हमारे बच्चे भी आएँगे। और क्योंकि इन पूरे वर्गों में बच्चों का कोई हिस्सा नहीं है और सबसे गौर देने वाली बात ये है कि जो 10 टू 19 इयर्स का एज ग्रुप है, वो पूरे विश्व भर में इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो 18 के अलावा एक मान लीजिए 18 के अलावा एक ही साल ऊपर 19 माने बट 10 टू 18 या वोट देने से पहले का जो है, वो सबसे ज़्यादा वर्ग है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उनके लिए हम हमारा भविष्य का जो मतदाता है, उसको हम अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो एडल्ट हैं सारे, महिलाएं हैं, किसान हैं, गरीब वोटर है जो, या लेबर है, वो सारे एडल्ट हैं, ठीक है। तो अगर हम आपका कहने की अगर समझे इसको सशक्तिकरण से जोड़ने के, देश सशक्त होगा, पावरफुल होगा, हमारा एम्पावर्ड होगा, तो उसके लिए जो हमारा
जो 5 टू 18 या 19 ईयर तक का जो हमारा सिटीजन है, जो हमारा भविष्य का वोटर है, उस पे हम ज़्यादा ध्यान दें। उनकी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, एजुकेशन है, उसके बाद उनका न्यूट्रिशन है, उनकी हेल्थ है, उनका उनके लिए घर है, उनके लिए अच्छा माहौल है, उनका उनका जो हैप्पीनेस इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज़ों को अगर हम बात करें, और तो हम भविष्य को जो जो वोट बैंक, हम 4 कैटेगरीज़ की जो हम बात करें, इस वोट बैंक को अगर ध्यान देने से पहले हम उन पे ध्यान दें, तो हम देश के सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं, ओवरऑल एम्पावरमेंट की, रादर देन फिर शायद हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हम अलग-अलग कैटेगरीज़ में बाँटने की। क्या इसको ऐसे समझा जाए? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही समझा जाए। और अगर आप फार्मर्स का भी मान लीजिए, फार्मर्स का मुद्दा लेंगे, तो फार्मर्स की कैटेगरी है। हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं, हमारे एग्रेरियन क्राइसिस वाले ज़ोन्स वाले जो फार्मर्स हैं, जहाँ सुसाइड हो रहे हैं, उनकी एग्रेरियन विडोज़ की समस्या है। और इसी तरह हमारे ट्राइबल बेल्ट में जो फार्मर्स हैं, सबकी समस्या अलग है। लेकिन अगर हम उनको एम्प्लॉयमेंट दें, अगर हम उनको हेल्थ दें, अगर हम उनको न्यूट्रिशन का सहारा दें, और अगर हम उनकी गरीबी हटाने के लिए उनको एक्चुअल मदद करें, हाँ, तो वो निकल पाएँगे इस पूरे जाल से। तो फार्मर्स, फॉर इंस्टेंस, फार्मर्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया में? फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, लेट अस से दे आर द बिगेस्ट फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया, और द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स। तो स्टेट ऐसे में क्या कर सकती है? तो स्टेट को कहा जाता है इट इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर। स्टेट के जो जनरल विभाग होते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, उसमें खाने का इतना प्रयोग होता है, जो हमारे मिड डे मील स्कूल हैं, एंड टेम्पल्स। कहा जाता है कि स्टेट्स एंड टेम्पल्स दे आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स। तो क्या फार्मर्स का उद्धार करने के लिए स्टेट्स और टेम्पल्स, क्या उनसे डायरेक्टली सामान खरीद सकते हैं? और ये वाला मॉडल साउथ इंडिया में सक्सेसफुल हुआ भी है कुछ जोन्स में। सो द पॉइंट इज, व्हाट आर द सोशल इश्यूज, आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? महज कह देना कि फार्मर्स पे हम फोकस करेंगे, फार्मर्स में ही वर्गीकरण है। फार्मर्स इज नॉट अ होमोजेनस कैटेगरी। तो डॉक्टर बॉबी, अगर जैसे हम किसानों की बात करते हैं, और ये कहा जाता है कि किसानी या एग्रीकल्चर भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अगर इसको इंडस्ट्री की तरह भी देखें, जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लाइवलीहुड देता है, 151 मिलियन लोगों को ये लाइवलीहुड देता है डायरेक्ट, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। तो जब हम किसानों की एक यूनिट की तरह बात करते हैं इतने बड़े देश में, भारत देश में, तो क्या उसको एक सिंगल यूनिट की तरह बात की जा सकती है जब हम उसे वोट बैंक की तरह देखते हैं? तो बिनी जी, किसानों को सिंगल यूनिट की तरह बात हम तब कर सकते हैं जब हम किसानों के अधिकारों की बात करें। क्योंकि सशक्तिकरण और जस्टिस, जो अब हमारी एक डिबेट छिड़ी है हमारी कंट्री में, एम्पावरमेंट एंड जस्टिस, वो तो राइट्स के बिना नहीं आने वाली है ना। सो व्हेन यू लुक एट फार्मर्स राइट्स, देन यू कैन टॉक ऑफ फार्मर्स एज अ कैटेगरी। तो उसमें भी मार्जिनल फार्मर्स के क्या राइट्स हैं, माइग्रेंट फार्मर के क्या राइट हैं, हाँ, और महिला और जो किसानों के क्या फार्मर्स, राइट है? महिला किसान को भी इसमें देखना चाहिए, जो महिला किसान छोटे के किसान मतलब हैं। उनमें किस तरह से वो जो राइट्स हैं, वो महिलाओं को बेनिफिशियरी मानकर महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे। तो वो प्रोफेशनल, मतलब वो किसानी कर रही हैं, लेकिन उनके जो अपने जेंडर जस्टिस है, फिर जेंडर जेंडर जस्टिस एम्प्लॉय होगा। तो और आपने हैप्पीनेस की जो बात की, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस, हमारे ट्राइबल जोन में जो फार्मर्स हैं, जो अपनी छोटी छोटी जगहों पर फार्म करते हैं, उनमें कहा जा रहा है कि हम जब पहले उनके यहाँ काम करने जाते थे, उनसे बातचीत करने जाते थे, और डेवलपमेंट एजेंसीज भी पहले जब जाती थी, तो एक तरह का ताज्जुब होता था कि उनके पास बहुत मिनिमम रोटी कपड़ा मकान, अगर आप देखेंगे तो बहुत मिनिमम उनके पास पोजेशंस थे। लेकिन वो अपनी जब खुशी के बारे में बात करते थे, तो वो बोल रहे हैं हमारे जल जंगल जमीन, वो हमारी खुशी का बहुत बढ़िया जरिया है, बहुत बड़ा। तो उनके कल्चर में, संस्कृति में वो दिखता था। आज का जो यूथ है, जो ट्राइबल फार्मर है, जो आज का, वो थोड़ा सा गुमसुम हो गया है, वो मायूस है। दैट हैप्पीनेस वो जाती रही है। तो ये हमारे भारत का उत्तरदायित्व, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी है कि जब हम किसानों की बात करें, तो हम जाने कि कहाँ का किसान है, किस वर्ग से बिलोंग कर रहा है, किस कम्युनिटी से आते हैं, ताकि उस तरह का उपाय उन्हें दिया जा सके। किस क्षेत्र से आता है? क्योंकि हर किस क्षेत्र भारत से का आते हैं। हर क्षेत्र अपने आप में एक डाइवर्स ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, तो उसकी जी, समस्याएं अलग हैं। विदर्भ का किसान अलग है, उत्तर भारत का किसान की समस्याएं अलग हैं, फिर महिला किसान अलग है। तो हमें एक बड़े वर्ग में से छोटे छोटे बहुत वर्ग हैं, तो हम एक बड़े यूनिट की तरह नहीं बात कर सकते।
नहीं बात कर सकते, और इसीलिए शायद अभी जो किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा था कोविड के दौरान, और कल भी हम सुन रहे हैं, कल से होने जा रहा है, तो पंजाब और हरियाणा वो क्या थे? दे वर द एपिटोमी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। उस क्षेत्र के किसानों की प्रॉब्लम्स अलग हैं, तेलंगाना के किसानों की प्रॉब्लम्स अलग हैं, हमको वहाँ से देखना पड़ेगा इस समस्या को। और हम युवाओं की बात करें, तो मुझे लगता है कि युवाओं को भी एक वर्ग में हम डालकर टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि हमारा 5 वर्ष से जो 18 या 19 वर्ष की आयु का एक जो हमारा नागरिक है, तो वो एक भविष्य का वोटर है, तो उसको हमें तैयार करना है। और अगर हमने नींव तैयार करी, वो नींव है हमारी, चाहे देश की नींव है, उसी से हमारा देश के सशक्तिकरण जुड़ा है, एम्पावरमेंट जुड़ा है, और हमारा फ्यूचर का वोट बैंक भी है। तो लेट इट बी, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि डेवलपमेंट की, इसका मतलब हम अगर उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम चुनाव में वर्गीकरण करें, आप करिए, पॉलिटिक्स है, करिए आप, लेकिन उसको सीधे डेवलपमेंट के मुद्दे से जोड़ें और एक यूनिट की तरह उसको देखें जो हमारा भविष्य का मतदाता है। उसके लिए डेवलपमेंट की जो इश्यूज़ हैं उनकी बात करें, जो संसाधन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो उनकी एजुकेशन है, जो उनका हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, जिससे कि हम एक सशक्त नागरिक, एडल्ट नागरिक तैयार कर पाएंगे। जी। तो बिनी जी, इसमें मैं सिर्फ चंद 1-2 पॉइंट्स जोड़ना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये जो हमारा यूथ का वर्ग है, जो मान लीजिए एडोलेसेंट्स, हाँ, जो बढ़ते कदम जवानी की तरफ ले रहे हैं, और जो बाद में उनको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए हमारी कंट्री में, उनको भागीदारी भी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसी वर्ग में सबसे ज़्यादा जेंडर गैप भी दिखता है। अगर malnutrition का देखेंगे, तो जो गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, दे हैव मोर malnourishment देन बॉयज। गरीबी देखेंगे, बच्चों को भी जब उनका एक मान लीजिए उन पर वी हैव टू एनालाइज देयर कंडीशन, तो विद इन चिल्ड्रन दे हैव मोर पॉवर्टी देन द अडल्ट्स, क्योंकि उनको ग्रो भी करना है, उनको एजुकेशन भी चाहिए, और ग्रोथ के लिए जो उनको खाना पीना चाहिए वो एडल्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कभी कभी। सो विद इन दिस पॉवर्टी, गर्ल्स आर मोर पुअरर देन द बॉयज। तो अगर हम जेंडर गैप जो है, इसको महिला सशक्तिकरण से भी पहले अगर हम ये छोटेपन में ही जेंडर गैप को हम क्लोज करते हैं, तो महिलाएं सशक्त होकर ही बड़ी होंगी। वाई दिस पैसिव अप्रोच कि हम आपको एम्पावर करने जा रहे हैं? यू लेट देम बी एम्पावर्ड फ्रॉम द चाइल्डहुड, सो दैट जब वो बड़ी होती हैं, वो सिटीजन के रूप में आते हैं, तो वो यूथ एम्पावर्ड हैं। और लेबर, जिसका अभी आपने जिक्र भी किया कि राहुल गांधी जी ने लेबर की कैटेगरी ऐड की है, श्रमिक की, मजदूर की ऐड की है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से फार्मर्स की इनकम सबसे कम बढ़ी है हमारे भारत में, दूसरे इनकम कैटेगरीज को अगर आप जोड़ें, उसी तरह जो श्रमिक लोगों की अपस्किलमेंट है वो सबसे कम है। तो आप अगर मेक इन इंडिया कहते हैं, आप कहते हैं कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग, एक इंडस्ट्रियल हब बनेगा, वो कैसे बनेगा? अगर आप स्किल अपलिफ्टमेंट नहीं करेंगे लेबर का, तो उनको वो चांस नहीं देंगे, तो बहुत मुश्किल है। वो लेबर मार्केट में कम पैसा कमाएँगे, प्रोडक्टिविटी कम होगा। और एंड टुडे जो हमारा एक आम एवरेज लेबर वैल्यू एक जना कंट्रीब्यूट करता है, हम भारत थाईलैंड और मलेशिया से भी पीछे है। थाईलैंड और मलेशिया के भी श्रमिक ज़्यादा योगदान तो देते हैं। इसको अगर हम, इस मुद्दे को अगर हम समाधान की तरफ ले जाएं, हमने शुरुआत करी कि महिला, किसान, हमारा युवा, हमारा गरीब तबका और हमारा जो श्रमिक है, उनको एक वोट बैंक में देखा जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई उसको सशक्तिकरण से जोड़ता है, कोई न्याय से जोड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली हम अंततः बात करते हैं देश के सशक्त होने की। लेकिन उसका सारा कहानी ये है, अगर हम समझें इस बात को अपनी चर्चा से, कि हम अपनी नींव तैयार करें, हम सिर्फ अपना जो वोट बैंक ना देखें, हम अपनी नींव तैयार, अगर हमें देश के सशक्त करने के लिए वाकई में बात करनी है, तो रियल, जो सही मायने में डेवलपमेंट के मुद्दे की बात करें, जो हमारा, जो एक जीरो एज से, हम जीरो एज से बात करें, जीरो एज से जो एडल्ट के आने तक का जो हमारा नागरिक है, उस पे संसाधन दें, जो जिससे कि उसकी, हमारे जो उसके हेल्थ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको पोषण मिले, उसको खुशी हो, उसका वातावरण अच्छा हो, उसकी पढ़ाई अच्छी हो, उसको स्किल डेवलपमेंट हो, उसको रोजगार के साधन मिले, और उसको
कमाई के जब साधन होंगे तो वो शायद गरीबी रेखा से भी निकलेगा, चाहे वो किसान है, चाहे वो महिला है। तो सब सब हमारे लिए सशक्तिकरण एक एक सामूहिक सशक्तिकरण हमारे लिए होगा। यहीं से शायद हमारा देश सशक्त हो पाएगा और तब हमें शायद एक वोटर को हमें एक बैंक की तरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कंक्लूडिंग रिमार्क डॉक्टर बॉबी इस पर? थैंक यू बिनी जी। कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि हम जब इतना अहम एक रोल प्ले करते हैं अपनी डेमोक्रेसी में, जब हम अपना वोट कास्ट करने जाते हैं, तो हम ये अनुमान लगाएं कि हमारे हु आर द पीपल वी आर इलेक्टिंग। तो उसके हिसाब से हमको ये देखना है कि वो सर्विस डिलीवरी कर पाने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। विल दे डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस। पिछले 5 सालों के हिसाब से उन्होंने नहीं किया, तो क्या इस बार नए तरीके का कुछ प्रॉमिस ला रहे हैं, क्या डिलीवर कर पाएँगे? और जो उन्होंने डिलीवर किया उसको नापना पड़ेगा हमको। 5 सालों में हमारा हमारा क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या डेवलपमेंट हुई, आगे में होगा कि नहीं, ये अनुमान हमें खुद को लगाना है। और हमको श्रेणी में नहीं सोचना है, हमको एज़ अ सिटिज़न, एज़ अ पेरेंट इस तरह सोचना है कि हम आगे के लिए क्या छोड़ रहे हैं और हमारे कितने अधिकार हमको मिल पा रहे हैं। एंड सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी, मुद्दा बहुत सीरियस है लेकिन फिर भी कहना अच्छा रहेगा कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड ना रखें, क्योंकि उनका जो एक रोल है वो क्वेश्चनेबल है। कितना उनका प्रॉमिस वो डिलीवर कर पाएँगे महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, श्रमिक सशक्तिकरण में, ये बहुत ही क्वेश्चनेबल है। सो दोज़ आर द 2 थिंग्स। क्यों मुझे उम्मीद है कि इस हमारी चर्चा से हमें थोड़ा-सा समझ ये आया होगा कि जब हम अपना इतना ज़रूरी वोट डालने पोलिंग बूथ पर जाएँ, तो वो ये सोचे कि जो उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको क्या उसके परिवार को पोषण मिला है या नहीं मिला? पिछले 5 सालों में जो उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना, क्या उसने उसके जीवन के, जीविका के साधनों को मजबूत किया या कर पाने में मदद करी? क्या उसके बच्चे को स्कूल मिला और उसके जो बच्चे स्कूल से पढ़ पाए या कम पढ़ पाए, उनको रोजगार मिला, स्किल डेवलपमेंट हुआ? क्या वो एक परिवार खुश है? और जब हम अपना वोट डालें, इसी उम्मीद में डालें कि जो हमारा चुनाव होगा हमें ये सब चीज़ें दे पाएगा। शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। अगली बार जो हमने ये चर्चा करी, इस चर्चा के जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स पर हम एक-एक करके महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, इन पे बात करेंगे। किसान और किसानी के मुद्दे क्या हैं, युवाओं के मुद्दे क्या हैं और श्रमिक से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं, जिससे कि जब हम वोट डालने जाएँ तो हम अपना दिमाग, अपना समझ को खोल कर अपना मतदान करें। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ।